बच्चों जय हिंद। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। आई एम डॉक्टर किशोर कुमार। बच्चों, जैसा आपको बताया गया था कि 2020 बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। 2020 बैच का ऐड मैंने आपको दिया था और 2020 बैच के बारे में मैंने आपको एक दिन डिटेल से बताया था कि मेरे पास 20 कॉन्सेप्ट और 20 प्रैक्टिस यानी 40 लेक्चर है। पर डे 2 लेक्चर है और 26 जनवरी तक हमको इसको ख़त्म करना है, क्योंकि आपका 1 फरवरी को मैथ्स का पेपर है और हम चाहेंगे कि आपको इतने दिन में ही यूट्यूब पे अच्छा खासा रिवीजन करा दे और अच्छा खासा आपको के पास कंसेप्ट आ जाए। आपको 100 में 100 के 100 में 90 प्लस मार्क्स भी आराम से आ जाए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट हो जाए। सब्जेक्टिव में भी कोशिश रहेगा कि मेरा जो 100 में 100 तक आप पहुंच जाओ तो और अच्छी बात होगी। हमारे लिए भी खुशी की बात होगी कि मेरा मेहनत सार्थक रहेगा। बच्चों, अगर आपको मेरी इस लेक्चर से फ़ायदा मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमको भी लगेगा कि नहीं, मेरा काम अच्छा हो रहा है। तो आज लेक्चर का जो 1 जनवरी को मैंने ऐड दिया था, कल कोई लेक्चर नहीं हो सका था किसी कारणवश। मैंने बताया था कि बीच में 5-6 दिन मेरे पास रिजर्व डे हमने रखे हैं, तो बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेक्चर का कभी कभी शॉर्टेज हो। तो आप टेंशन नहीं लेना, मैं 26 तक खत्म कर दूंगा। मेरा जो टारगेट है 26 तक का, तो मैं खत्म कर दूंगा। 20 दिन का ये लेक्चर है, 6 दिन हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है, तो 26 तक खत्म कर दूंगा। तो आज मेरा पहला लेक्चर, 1 जनवरी को डेमो था, आज मेरा पहला यानी आज 2 लेक्चर अपलोड हो रहा है आपको यूनिट 1 से रिलेटेड। आज यूनिट 1 हम लोग फाइनल करेंगे, नेक्स्ट फिर उसके बाद यूनिट 2 में आएंगे। इसी तरह से यूनिट वाइज करके जैसे जैसे सिलेबस से और कितना किससे पूछता उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। उसके पैरेलल मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्पेशल क्लास का सीरीज शुरू किया था, जो कि आज आप सुबह में अपलोड हम कर वो किए हैं, तो वो भी आप देख लेना। उसमें मेरे पास मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा और जो इस बार आपका सेंटअप टेस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका सेंटअप सॉल्यूशन होगा। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। चलो बच्चों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करें अपना टॉपिक। कि आज की जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिट 1। हम लोग 12th क्लास की बात कर रहे हैं। 12th क्लास एग्जामिनी का क्लास चल रहा है बहुत जल्द, चूंकि पार्ट 3 का भी एग्जाम का डेट टीएमबीयू का कुछ घोषित हो गया है। अभी कुछ डॉटफुल है उसमें कि डेट का एक्सटेंशन की मांग हो रही है। तो पार्ट 3 वाले बच्चे को, जो लोग, क्योंकि बहुत कम समय मिला है, बहुत लोग की तैयारी नहीं हो पाई है। जो लोग मेरे से ऑफलाइन में पढ़े तो कोई बात नहीं है, या ऑनलाइन में भी अपना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके लिए भी यूट्यूब पे कुछ लाए, जिससे यूट्यूब पढ़ के भी वो पास कर सके। जो गरीब टाइप के बच्चे हैं, जिसके पास पैसे की दिक्कत है, तो यूट्यूब लेक्चर से ही वो एग्जाम पास कर ले। तो बहुत जल्द हो सकता है मंडे या ट्यूसडे से हम पार्ट 3 के लिए यूट्यूब पर भी लेक्चर लाएंगे। डेली एक एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिट फायदेमंद होगा बच्चों। तो 12th क्लास के लिए मेरा आज लेक्चर है वो है यूनिट 1। यूनिट वन और जिसमें मेरे पास 3 टॉपिक है: रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन, इस पर मैंने रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पर कई लेक्चर बनाया है। आप इसका पिछला लेक्चर सब भी देख सकते हो, जो काफी लेक्चर है इस पे मेरा, तो वहां से भी कुछ कंसेप्ट सीख सकते हो। लेकिन आज मेरा जो लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको ये रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी, रिलेशन, फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास 3rd टॉपिक जो है वो है बाइनरी ऑपरेशन। ये सभी बीएससी में मिलेगा पढ़ने के लिए आपको डिटेल से। तो रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक है जो कि यूनिट 1 में है। ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इससे जो आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मोस्टली क्वेश्चन जो होता है, मोस्टली क्वेश्चन आपको इससे जो पूछा जाता है वो है ऑब्जेक्टिव। मोस्टली क्वेश्चन इससे जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब रहा सर कितना से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो मिनिमम 5 to 10, 5 से लेकर 10 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। सब्जेक्टिव का क्या है, तो वेरी शॉर्ट टाइप पूछा जाएगा इससे, वेरी शॉर्ट टाइप पूछा जाएगा आपको इससे, वेरी शॉर्ट टाइप, वो भी 1 या 2 क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इससे। 2 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप, यानी 2 into 2 4 मार्क्स आपको शॉर्ट टाइप से रहेगा। एक एवरेज ऑन बता रहे हैं हम आपको
तो ये चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है, तो एक अच्छा खासा कंसेप्ट अगर हमको मिल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी। इस पर मैंने एक सेट भी रखा है, 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे आपको, उसी से मेरे ख्याल से हूबहू डिट्टो लग जाएगा आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब मैं अपना कंसेप्ट शुरू कर रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन बाइनरी को शॉर्ट टाइम में रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन बाइनरी आपका शॉर्ट रिवीजन हो रहा है अभी। तो रिलेशन फंक्शन बाइनरी से आपका शॉर्ट रिवीजन होने वाला है, और उसके आधार पर फिर आप कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट लोगे, फिर इस पर एक सेशन होगा मेरा ऑब्जेक्टिव का। तो ये है आपका ओवरऑल, कह सकते हो कि 10 to 15 मार्क्स का इस यूनिट का वेटेज है। 160 का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 10 to 15 मार्क्स का इस यूनिट का वेटेज है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चैप्टर को पढ़ो, सब्जेक्टिव के लिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और सब्जेक्टिव में जो आएगा वो मैं अभी बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा माथा ही नहीं लगाना इस टॉपिक में। यूनिट 1 में उससे ज्यादा माथा लगाने का भी नहीं है। अगर थोड़ा सा ही माथा लगाना तो यूनिट 2 में लगाना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम उठेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन उठने वाला है। तो आपको जो भी खोपड़ी लगाना यूनिट 2 में लगाना। यूनिट 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हमको है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत यूनिट 1 से, और पहला टॉपिक मेरे पास है रिलेशन। पहला टॉपिक है सर जी रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन के बारे में आपको याद दिला दूं, बहुत ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। रिलेशन होता क्या था, कि रिलेशन क्या होता था, रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते थे। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन को हम लोग क्या बोलते थे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इस आर का जो कंसेप्ट होता था कैसा आता था, आर में एलिमेंट कैसा होता है, तो ऑर्डर पेयर टाइप का, जिसमें हमेशा एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी का एलिमेंट होगा, और आर क्या होगा मेरा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर मेरा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। डेफिनेशन पे अभी नहीं जाना है कि लेट ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बट हमको उसके नहीं है, यदि ए और बी दो कोई औरिक्त समुच्च हो, रिक्त नहीं औरिक्त समुच्च हो, तब उसके जितने भी सबसेट होंगे क्रॉस बी का, वो सारा उसका रिलेशन कहलाता। तो उस पर हमको अभी नहीं, सिर्फ याद रखिएगा, इसको पढ़ते सबसे। अब रिलेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, या इस पर जो क्वेश्चन बनता वो क्या सब बन सकता है, उस पर मैं आ रहा हूँ। एक तो पहले एग्जाम्पल दे देते कि रिलेशन फाइंड आउट कैसे करते थे। कि सपोज करो आपके पास ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में आपके पास 4 और 5 एलिमेंट्स है, और देन फाइंड आर। आपको पूछा जा रहा आर निकालें। इफ आर इज डिफाइंड बाय, जब भी आर कहेगा निकालने के लिए तो आर की डिफिनेशन दी हुई रहेगी, आर चाहता क्या है। इफ आर इज डिफाइंड बाय, आर डिफाइन कैसे है कि एक्स वाई सच दैट x is less than y, ऐसा मान लो क्वेश्चन दे दिया, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, संयोग से इसमें अच्छा है। सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी में क्या होगा, 1 2 3 को क्रॉस कराओगे 4 5 से, क्रॉस सबको आता है, क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, 1 4 आएगा आपके पास, 1 5 आएगा आपके पास, 2 4 आएगा आपके पास, 2 5 आएगा आपके पास, 3 4 आएगा आपके पास, और 3 5 आएगा आपके पास। अब आर में क्या कहता था, आर कहता था कि सर ऐसा एलिमेंट चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसमें x की वैल्यू y से छोटा हो। इस यहाँ गौर से देखो तो सारे पेयर जो है, ये जो 1 4 है, सारे के सारे पेयर छोटा ही है, यानी सारा का सारा आ जाएगा 1 4 1 5, ये भी छोटा है, 2 4 ये भी छोटा है, उसके बाद आपको 2 5 ये भी छोटा है, इस तरह से फिर तो आपके पास 3 4 ये भी छोटा है, और 3 5 ये भी छोटा है। तो ये सारा का सारा रिलेशन में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम डाल देते, मान लो दूसरा क्वेश्चन कि आर निकालिए, और वो कैसा निकालिए कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो आप देख लो ए क्रॉस बी में जब भी आर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी की तरफ देखेंगे, एक भी ग्रेटर नहीं है,
1 4 से छोटा होता, 1 5 से छोटा होता, 2 4 से छोटा होता, 2 5 से छोटा होता, 3 4 से छोटा होता, 3 कोई भी ग्रेटर देन नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज 5, दैट मीन्स इम्प्टी रिलेशन। इसको हम लोग बोलते थे इम्प्टी रिलेशन। यस, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकालते थे। लेकिन इसका जो सबसे बेहतर कंसेप्ट था वो आगे हम लेके आ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन, ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज, ये आप नोट करें। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन बराबर इस पर क्वेश्चन है तो 2 पर पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होगा। इसको और ब्रेक करोगे तो लिख सकते 2 पर पावर एन क्रॉस ए एन क्रॉस बी। अब मान लो कि ए में मेरे पास एलिमेंट क्या है, एम है, बी में एन है, तो 2 पर पावर एम एन। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का। जैसे सर जी क्वेश्चन इस पे अगर कोई दे दे कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ a इक्वल्स टू ए बी, इफ a इक्वल्स टू ए बी एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 या 1 2, b इक्वल्स टू 1 2, then how many relation between a and b, how many relation between a and b, a और b के बीच में कितने रिलेशन होंगे, how many relation between a to b, कितने रिलेशन a से b के बीच होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे, तो इसका सिंपल जवाब है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है गिन लो 2, नंबर ऑफ बी कितने एलिमेंट है गिन लो 2। अभी आपको पढ़ाया गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन का फॉर्मूला आपके पास है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा फॉर्मूला, 2 पर पावर एम एन, तो 2 m का वैल्यू 2, n का भी वैल्यू 2, तो 2 पर पावर 4, दैट मीन्स कितना 16। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड करते थे। जो अगला कंसेप्ट था इसमें वो था बाइनरी रिलेशन का आपके पास। व्हाट इज बाइनरी रिलेशन, व्हाट इज बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये कमाल का चीज था आपको। बाइनरी रिलेशन, दिस इज द सबसेट ऑफ, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वहां था ए क्रॉस बी और इसमें क्या हो जाता ए क्रॉस ए। और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, तो उसी तरह से बनता है जैसे ए क्रॉस बी का था। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का पूछा जाए तो फॉर्मूला वही है, बस फर्क इतना है कि इस बार हो जाएगा एन ए क्रॉस ए। अगर इसको ब्रेक करोगे आप तो हो जाएगा एन ए और एन ए, और एन मान लो ए में एन ही एलिमेंट है तो एन इंटू एन, तो एन इंटू एन तो एन स्क्वायर। ये डिपेंड करता है ए में कितने एलिमेंट है। मान लो एन ए में एम एलिमेंट अगर हो, किसी ने कह दिया कि ए हैज एम एलिमेंट्स, सपोज करो कि ए में एम एलिमेंट्स दे दिया एन की जगह पर, तो फार्मूला बदल जाएगा, हो जाएगा एम स्क्वायर। याद रखिएगा ये बात को। इस पर काफी क्वेश्चन है अपना पास कि अगर सर सेट एक्स है, अगर मेरे पास सेट एक्स है उसमें सर केवल हमारे पास जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, तो कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होगा। देन बाइनरी रिलेशन, देन बाइनरी रिलेशन इज, देन बाइनरी रिलेशन इज, तो बाइनरी रिलेशन कितना होगा इसका, तो फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े आप 2 पर पावर एन स्क्वायर, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 पर पावर 3 का स्क्वायर, 2 पर पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2 पर पावर 9, वो कितना होता है 512। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करते थे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है। कभी कभी तो ए क्रॉस बी भी पूछ देता है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज नहीं करना। कई बार आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा है कि ए क्रॉस बी भी पूछा आपके क्वेश्चन बैंक में। कभी कभी ये भी पूछता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चा वाला काम है। अभी आपने देखा हमने लिखा है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के बच्चा वाला क्वेश्चन में आप फंसिएगा नहीं, ये 11th क्लास का चीज था। नेक्स्ट आपके पास जो रिलेशन से रिलेटेड वर्क है उसमें आता है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी के अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब लेंगे हम लोग। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आपके पास क्या है कि ऐसा रिलेशन कि जो क्या हो,
रिलेशन जो है, ए रिलेशन आर ऑन सेट x is said to be equivalence relation is said to be equivalence relation if such that, यदि ऐसा हो, if such that क्या हो, तो सबसे पहला कंडीशन है कि R इज रिफ्लेक्सिव, R मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाए। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आगे हम बताने वाले हैं। R इज रिफ्लेक्सिव, R अगर रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि x में होगा सच डेट x R में होना चाहिए, सेम जो है R में पहुंचना चाहिए। सेकेंड है आपके पास R इज साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक की क्या पहचान है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर ऑल दो एलिमेंट x y बिलोंग्स टू x सच डेट अगर x y R में होगा तो दिस इंप्लाइज y x भी R में होगा। ये साइमेट्रिक की पहचान थी। और तीसरा और आखिरी हमारे पास है ट्रांजिटिव। तीसरा और आखिरी हमारे पास ट्रांजिटिव। इसमें क्या था, 3 एलिमेंट मिनिमम चाहिए हमको कि फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x सच डेट अगर x y R में है एंड y z R में है तो दिस इंप्लाइज x z R में है। तो ये था मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन का। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए शॉर्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ए रिलेशन R on set x is said to be equivalence relation if R is reflexive, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चूंकि इक्विवेलेंस को समझाना जरूरी था इसलिए हम इसका डेफिनेशन लिख दिया आपको। और डेफिनेशन आपको पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन को आपको जरूरत है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब सवाल आई कि सर यानी सिर्फ बिहारी दिमाग अब लगा लो, अपना बिहारी दिमाग काफी है कि रिफ्लेक्सिव प्लस साइमेट्रिक, प्लस ट्रांजिटिव, इक्वल्स टू इक्विवेलेंस। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन से ऑब्जेक्टिव में भी काफी क्वेश्चन पूछेगा और इसका पैरेलल रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी पूछेगा। अब जरा आप समझना बात को, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पर हम लोग बीएससी में एक लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग समझने का प्रयास करना कि ये क्या चीज होती है। रिलेशन समझ गए हम लोग, बाइनरी रिलेशन समझ गए, तो रिफ्लेक्सिव अब रिलेशन समझते हैं। कि रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको भी, जस्ट आपने देखा होगा कंडीशन हमने लिखा भी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन नोट भी करवा दिया था आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपके पास नोट करवा दिया कि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आपको नोट करवा दिया। यस, तो जरा हम लोग आते पॉइंट पे कि सर ये रिफ्लेक्सिव में क्या झमेला है, रिफ्लेक्सिव को कैसे पहचानेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले तो आप सेट की तरफ देखोगे, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, अभी हमने लिखा था सच डेट x बिलोंग्स टू r। मतलब नहीं समझे सर जी, इसका कहना है कि सेट फॉर ऑल लगा हुआ, देख लेना कि सेट में जितने एलिमेंट है उसका जो क्रॉस कराओगे तो उसका जितना सेम है वो सारा आर में पहुंचना चाहिए, तभी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। दैट मींस कि सर अगर मेरे पास सेट में मान लो केवल एक एलिमेंट है एक्स में, तो इसका जब रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो हो जाएगा 1 1।
ठीक सर, सेट में 2 एलिमेंट है मेरे पास 1 2, जब इसका रिफ्लेक्सिव बनाने बैठोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 2। क्लियर, 1 1 2 2। ठीक, ये मेरा पहला एग्जांपल है, ये दूसरा। इसी तरह से सर सेट में अगर मेरे पास 3 एलिमेंट हो जाए 1 2 3, इसका जब रिफ्लेक्सिव बनाने जाओगे तो क्या लिखोगे 1 1 2 2 3 3 3 3। ठीक है, इसी तरह से मान लो सेट 1 2 3 4, इसका जब रिफ्लेक्सिव बनाने जाओगे तो क्या लिखोगे 1 1, बीएससी वाले बच्चे को भी फायदा देगा 2 2 3 3 4 4। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का ये पहचान है कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका पेयर सेम सेम वाला पेयर आर में जाना चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना, क्या सर वो तो जाना चाहिए, इसके अलावा कोई रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जितनी जरूरत है हमको उतना मिल गया, उसके अलावा मिल रहा तो क्या घाटा है, तुमको घाटा नहीं है ना। अगर मान लो हमको कि एक कलम की जरूरत है तो एक कलम के बदला हमको 2 कलम मिल गया तो क्या दिक्कत है, एक तो जरूरत था ना, तो एक तो मिल गया, तो वो सेम सेम तो है ना। इसके अलावा भी जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये सेकंड नंबर का एग्जांपल में आर में किसी ने लिख दिया कि 1 1 2 2 और 1 2, क्या दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? यस यस, हमारी जरूरत इतनी है, इतनी मेरी पूरी हो गई, इसके अलावा कुछ है हमको क्या दिक्कत है, बगल में है। सर 1 1 2 2 2 1 is reflexive relation? Yes, this is also reflexive relation. Sir 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? यस, बिल्कुल रियल। आप ये देखना है रिलेशन जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा गौर से, थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा तुमको कि इस टॉपिक में। रिलेशन ऐसे भी हमारे जो घरेलू रिलेशन होते हैं उसमें बड़ा क्लियर कट रखना पड़ता है, कंसेप्ट किसके साथ कैसे डील करना है। तो जस्ट लाइक वही रिलेशन में जब भी देखो हमारी जितनी जरूरत उतनी पूरा हो जाती है, उसके अलावा कुछ है तो हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 2 2 की जरूरत थी वो मेरे पास है, उसके अलावा 1 2 है तो क्या दिक्कत है, 2 1 भी है तो क्या दिक्कत है, पूरे खानदाने है तो क्या दिक्कत है, हमारी जरूरत तो पूरी हो गई ना, पूरे खानदाने है तो क्या दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये देखना कि सेट में जितने एलिमेंट है उसकी पेयर मिलना चाहिए, हाँ उसमें से कोई कम है तो डेट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। जैसे 1 1 2 2 है, मान लो 2 2 गायब कर दो, 1 2 2 1 ले लो, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये याद रखिएगा, उसकी सेम सेम पेयर में कमी नहीं होना चाहिए। यस, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइमेट्रिक पे, क्योंकि बहुत लंबा ये 3 टॉपिक को हम एक दिन में समेटने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन में नहीं हो पाए तो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट हम करेंगे। दूसरा मेरे पास है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, रिवर्स रिलेशन कह सकते हो इसको। ऐसा रिलेशन जिसका मीनिंग हो, उल्टाने पर भी मीनिंग रखता हो। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, इसका कंडीशन मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स को वाई से रिलेशन है, दिस इंप्लाइज वाई को भी एक्स से रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। कि एक्स को अगर वाई से रिलेशन है, इसके इंप्लाइज वाई को भी एक्स से रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। बोलचाल की भाषा में, घरेलू भाषा में भी इस रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि A is a brother of B, तो B is also a brother of A ना। A अगर B का भाई है तो B भी तो A का भाई है, तो यहाँ क्या हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन होल्ड कर रहा है। लेकिन उसी बात को अगर हम ऐसे बोल दे कि A is a father of B, that B is not a father of A, देख रहे हो कि हम तुम्हारा बाप, अब वो उल्टाओ दो बात को तो ये रिवर्स रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। या हम तुम्हारा जीजू, अब वो कहेगा क्या साला के लिए वो जीजू है, जीजू के लिए तो वो साला नहीं, फिर जीजू नहीं हो जाएगा, तो रिवर्स रिलेशन वहां एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम तुम्हारा भाई, हम तुम्हारा यार, यहाँ रिवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड साइमेट्रिक रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे जिसका रिवर्स एग्जिस्ट करता हो। जिसका रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वो हम लोग को साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। जैसे एक तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ए इज ए वाइफ ऑफ एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का हस्बैंड हो जाएगा, वाइफ तो होगा नहीं, तो यहाँ साइमेट्रिक रिलेशन होल्ड नहीं किया, उल्टा रिलेशन होल्ड नहीं किया। लेकिन अगर वही रहता कि एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई, डेट वाई इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स, तो वहां साइमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन करते हैं। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लेके बता दीजिए, तो वही सबसे फेमस एग्जाम्पल को उठा लेते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास सर जी एक्स में
1 2 है और इसका सिमेट्रिक बनाना है, तो आराम से कौन कौन 1 2 2 1, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया इसका। 1 2 का अपोजिट क्या हो गया 2 1, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ कि जितना जरूरत है उतना इसको मिल गया, जितना जरूरत उसके मिल गया, उसके अलावा कुछ हो तो हमको क्या दिक्कत, खाली देखना कि उसका रिवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्लियर, उसका रिवर्स देखना आपको एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जितना जरूरत है उतना मिल गया, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली उसका देखना कि रिवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूं, 1 2 2 1 1 1, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सर आप कैसे समझते हैं 1 2 का उल्टा 2 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 1 अपोजिट 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 2 का अपोजिट 2 2। इस तरह से ये सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग खोजते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन पे ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको आप एक तरह से अपना फिल्मी, जो लोग फिल्म देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, उसको याद होगा। एक्स वाई जेड एक्स में है सच डेट एक्स वाई अगर आर में है एंड वाई जेड भी अगर आर में है तो दिस इंप्लाइज एक्स जेड कहाँ होगा, आर में होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम लोग ट्रायंगुलर लव स्टोरी कह सकते हैं। याद होगा, तुम लोग देखे होगे अगर सिनेमा, कि 2 हीरोइन है, 1 हीरो है, 1 हीरोइन मरेगी। अभी तक का जो अपना लोग का चलता आ रहा है, जनरल 90% मूवीज में ऐसा देखने को मिलता है। या 2 हीरो है, 1 हीरोइन है, 1 हीरो मरेगा। कौन सा हीरो मरेगा, जो कॉमन होगा, जो दोनों को पहचानेगा। जैसे एक्स को वाई से है, वाई को जेड से है, दोनों में कौन कॉमन बन रहा है, वाई। देख रहे हो, तो वाई का टिकट कट गया। अब क्या होगा, ये अपना फ्रेंड सर्कल में भी देखने को मिलता होगा कि मान लो हमसे तुमको किसी और से दोस्ती हो और उसको किसी और से दोस्ती हो। अब वो जब तीनों एक जगह होगा तो वो तुम्हारा परिचय करेगा, ये मेरा दोस्त है। अब क्या होगा कि जो बीच में कॉमन जिन्होंने परिचय करा उसी का टिकट कटेगा और पहला वाला को तीसरा वाला से दोस्ती हो जाएगा, बीच वाला का लाइन क्लियर हो जाता है। उसी के खिलाफ हम लोग साजिश रचने लगते हैं या उसको साइड कर दिया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स का फार्मूला भी देखो, कुछ हमारा जो है उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज है कि आपको जो देखना, ध्यान देना खाली ये, एक्स को वाई से है, वाई को जेड से है, तो वाई वाई ओवरलैप कर गया, वाई खत्म हो रहा है मेरा, तो फिर एक्स को जेड से रिलेशन हो रही है। ठीक है, यही चीज, इसी पर काफी मूवीज बनी है। ट्रायंगुलर लव स्टोरी का जितना भी मूवीज है सब इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है। इस पर सर क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन आप कैसे बताओगे, आ जाओ कोई एग्जांपल ले ले। कि जैसे सपोज करो 1 2 पे ही, पहले 2 एलिमेंट पे अभी हमने देखा है, क्या करेंगे, 1 को 2 से रिलेशन है, अब 2 से 3 चाहिए, 3 तो मेरे पास है ही नहीं, तो घूम जाएंगे। फिर 2 को 1 से, 2 2 खत्म, क्या होगा 1 1। यस, दिस इज क्या होगा, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लोग इसको आराम से कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसमें अगर इसी को उल्टा करके लिखोगे, 2 1 को आगे 1 2 को पीछे, तो 1 1 खत्म, तो 2 2, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन में रख सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर 3 एलिमेंट सेट ले लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास क्या हो 1 2 3 हो जाए, 1 2 3 हो जाए और ट्रांजिटिव खोजना हो, अब तो आसानी से खोज सकते। 1 2 है, 2 3 है, तो 2 2 मिल गया, तो क्या चाहिए इसको, 2 2 मिल गया तो इसको चाहिए 1 3, तो 2 3 मिल गया, इसको क्या चाहिए 1 3, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और भी हम बना सकते हैं, सर हम ले लेते हैं 1 3, तो 3 से फिर शुरू करना पड़ेगा तुमको, 3 2 3 3 खत्म 1 2। इस टाइप के रिलेशन को खोजना पड़ता है जो दोनों के बीच में कॉमन मिल जाए, तो फिर उसका जो थर्ड पेयर है वो भी उसी घर में रहना चाहिए, तभी उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। रिलेशन में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, यही काफी है, इतने आपको जानकारी के लिए काफी है। इस पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिससे आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, मेरा गारंटी कि आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे देखिएगा तुरंत बनेगा। तो आप ट्रिक नोट कर लें कि सर आपका क्या ट्रिक है जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, तो वो ट्रिक लिख लीजिए। बीएमसी ट्रिक, बीएमसी मतलब भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, जो मेरे कोचिंग का नाम है, वो ट्रिक मैं दे रहा हूँ। खाटी बिहारी ट्रिक है। क्या ट्रिक सब है वो देखना। पहला ट्रिक है मेरे पास कि अगर आपके पास पैरेलल देख रहे हो, ये पैरेलल का, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैरेलल, ठीक है। इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, इक्वल को लिए हम लोग बराबर का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, पैरेलल इक्वल, पै
कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सिमिलर, उसके बाद सेम, सेंस देखना, सेम, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, इस टाइप का जितना भी वर्ड है जिससे समानता का बोध हो, जिससे समानता का बोध हो, इक्वलिटी का बोध हो, या फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड्स का रिलेशन, फ्रेंड्स, ब्रदर, ब्रदर, इस टाइप का जिससे इक्वलिटी का सेंस डेवलप होता हो, तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। जब भी आप रिलेशन में देखोगे लिखा हुआ कि x इज सिमिलर टू y, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। जब भी आप देखोगे कि r डिफाइन है कि लाइन में पैरेलल लाइन का रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्वल है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमिलर है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, x इज ए ब्रदर ऑफ y, इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर x इज फ्रेंड ऑफ y, इक्विवेलेंस में, यानी सिमिलरिटी का बोध हो, एक जैसा समान समान का बोध हो, इक्वल का अर्थ बताता हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन। जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि पैरेलल का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, और मान लो कोई वगैरह वगैरह आंसर है उसमें, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा क्योंकि इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो तीनों मिलकर इक्विवेलेंस मिला था, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। याद रखना, इस तरह का ऑब्जेक्टिव काफी एग्जाम में टकराएगा आपको। नेक्स्ट जो मेरा दूसरा ट्रिक है, इसमें बहुत खतरनाक ट्रिक है, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये रिलेशन क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है ओनली सिमेट्रिक होता है। परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है? ओनली सिमेट्रिक। याद रखना, परपेंडिकुलर का रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होता है ना ही ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी या प्रत्येक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? सेम सेम। तो L1 या L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L, L1 is perpendicular to L2, X is perpendicular to Y, X is not perpendicular to X, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। लेकिन अगर X Y पर परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस याद करो, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर होता है। और अगर X Y पर परपेंडिकुलर होता है, Y Z पर परपेंडिकुलर होता है, तो ज्योमेट्री के नियम से ये पैरेलल हो जाता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये परपेंडिकुलर का रिलेशन ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तीसरा कंडीशन जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो है लेस देन, लेस देन, ये ओनली ट्रांजिटिव होता है। लेस देन का रिलेशन केवल ट्रांजिटिव होता है, याद रखिएगा। लेस देन का रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इसी तरह से आपको ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ये भी ट्रांजिटिव होता है। इसी तरह से आपको लेस देन इक्वल टू दे दे, इक्वल टू लग गया, लेस देन भी है, तो ये आप दो रिलेशन को डील करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे इस ट्रिक से आप कई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंपटीशन परीक्षा में भी आपको काम दे देगा। तो ये आपका जो होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, जो दोनों होता है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 7 नंबर। 7 इक्वल टू के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, तीनों होगा, ये इक्विवेलेंस है। इक्वल टू जो होता है वो तीनों होगा, इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया मतलब तीनों हो गया। 8 नंबर पे अब आ जाओ कि कौन रिलेशन कैसा होता है। आपने देख रहे हो कि अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें थोड़ा सा केयर करना होगा आपको कि उस रिलेशन का सेंस क्या पता चलता है। उस आधार पर हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि डिवाइड का रिलेशन जो तुमको ये है कांग्रेंस मॉडुलो, खैर कांग्रेंस मॉडुलो 12th की क्लास में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी चर्चा चल जाए, ए कांग्रेंट बी मॉडुलो एम, मॉडुलो एम, इसका मतलब हो जाता था a माइनस बी डिवाइड बाय m विच इज डिविजिबल। तो ये जो होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये आपके मेरे ख्याल से 12th के सिलेबस में आपको है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी कंपटीशन सेक्शन में भी या कभी कभी ऑब्जेक्टिव कुछ ऊपर क्लास से भी उठा के दे देता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, याद रखिएगा। तो काफी है आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से ये बनेगा। अब कोई भी क्वेश्चन आप रिलेशन फंक्शन से उठाओगे तो आपकी आसानी से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास कंसेप्ट मैंने बताया था कि
एक ही यूनिट में हम चाहेंगे यूनिट 1 का एक ही लेक्चर में सारा कंसेप्ट आपको रिवाइज करा दे। तो रिलेशन का आपने देख लिया कि रिलेशन को कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग ले लेते हैं जो मेरे पास सजेशन में है बाय द वे। ऐसे क्वेश्चन को एक दो ठो हम ले लेते हैं जिससे कि आपका भी काम हो जाए। एक मेरे पास इस पर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं आज। एक क्वेश्चन है मेरे पास जो सजेशन है मेरा, उसमें से एक क्वेश्चन हम उठा के आपको बता रहे हैं आज रिलेशन से। इसके बाद हम फंक्शन शुरू करेंगे। तो सजेशन में मेरे पास एक क्वेश्चन हमने लिया है, वो है कि let t be the set of all triangle. Let t be the set of all triangle. Let t be the set of all triangle and R be a relation and R be a relation define R be a relation define on T as, कैसे डिफाइन है वो देख लो कि T1, T2 belongs to R. This implies T1 is similar NCERT का ही क्वेश्चन है, similar to T2. T1 is similar to T2. Then so that R is an equivalence relation. अब इस पर क्वेश्चन कह रहा है कि then so that R is an equivalence relation. ऐसे शॉर्ट में इससे आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो दिखा देते जो थ्योरी आप पढ़े हो। Then so that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ऐसे भी हमने बताया था सिमिलर का जो होगा वर्ड आएगा, इक्विवेलेंस तो होगा ही। लिखने का क्या स्टाइल है, ये थ्योरी टाइप का होता है। बीएससी में इसको डिटेल से पढ़ोगे भी आप। इंटर के बच्चों को समझ में नहीं आती थ्योरी लिखना, उसमें भी अंग्रेजी में लिखना हो तो और सर दर्द हो जाता बहुत सारे बच्चों के लिए। तो ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। जब हम इसको प्रूफ करना जाएंगे तो इक्विवेलेंस दिखाना, इसका मतलब हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, साइमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव तक के लिए हमको 3 एलिमेंट मिनिमम चाहिए। हम मान लेते हैं कि लेट टी में मेरे पास क्या है, T1 T2 T1 T2 T3 सो ऑन करके ये सब क्या है, विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ढेर सारा ट्रायंगल का सेट है, विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स त्रिभुज, बहुत सारे समुच्चों का, त्रिभुजों का कलेक्शन है। अगेन लेट हम रिलेशन को मान लेते हैं। अगेन लेट रिलेशन क्या है मेरे पास कि T1 T2 R में है। इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ये है। ठीक, अब अपना लोग को दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब अपना लोग को क्या दिखाना है, देन वी शैल शो दैट हमको दिखाना है, वी शैल शो दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation on T. ठीक, T पर R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा तो कोई बताओगे? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, केवल एक एलिमेंट की बात करो। T1 से कोई एक एलिमेंट निकाल लेते हैं। T1 T का एलिमेंट है, T का, तो क्या होगा बाय डेफिनेशन कि T1 इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T1 के जैसा है। वी नो दैट, ये बात तो हम लोग जानते हैं, ये बात तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। T1 के जैसा है, आप अपने जैसा हो, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब T1 कहाँ चला गया, R, और इसका मतलब R मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बात बनाना आना चाहिए आपको, थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने की तरीका आना चाहिए। R इज रिफ्लेक्सिव।
सेकेंड फिर कहा था कि फॉर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, मेरे पास दो एलिमेंट चाहिए आपको, दो ले लो, T1 T2 बिलोंग्स टू T। एक मान लो कि लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। अब जब T1 T2 के जैसा दिखता है तो दिस इंप्लाइज टू T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। सिमिलर, तुम मेरे तरह दिखते हो तो मैं भी तो तुम्हारी तरह दिखता हूँ T1। और जब ऐसा हो जाए तो समझो क्या हो गया, T2 T1 बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक आपके पास है फॉर ट्रांजिटिव। ये मैंने एक दिखा दिया कि लॉन्ग कैसे लिखा जाता है, आपको इसे लॉन्ग पूछता नहीं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन एक आइडिया दे दिया कि अगर किसी को सीखना हो तो इस टाइप से आप बना सकते हो। T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। अब क्या दो रिलेशन आपके पास दिया हुआ है कि T1 T2 को R से रिलेशन है और T2 T3 को भी R से रिलेशन है। आपको दिखाना क्या कि T1 T3 को R से है कि नहीं है। इसका मतलब अभी तुरंत बताएंगे, ये रिलेशन R में, इसका मतलब क्या होगा, T1 सिमिलर टू T2, T1 सिमिलर टू T2। इसका मतलब T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, इसका मतलब ये है। और इस पूरे का मतलब क्या हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T3। कुछ होने बात बना रहे हैं, खाली डिफिनेशन याद है हमको, हम उसी पे बैठाते जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या होगा, T1 T3 बिलोंग्स टू R। और लास्ट में क्या होगा, R इज ट्रांजिटिव। R मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। और अंतिम कंक्लूजन कि हेंस R is an equivalence relation. Hence R is an equivalence relation. on T। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। अगर आपको इसका पीडीएफ की जरूरत होगी, पीडीएफ लेना होगा, तो मेरे कोचिंग के नाम से ही है, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप है, हम इसको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, आप वहां से पीडीएफ उठा सकते हो। ऐसे कहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन व्हाट्सएप में सारे लोग जो नए लोग हो वो तो जुड़े हुए नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो तो जो मेरे यहाँ का स्टूडेंट है वही केवल व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। तो इसलिए जो लोग नए लोग हो और पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप एक मैसेज करना, या तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, या नहीं तो फिर टेलीग्राम से मैं टेलीग्राम अपलोड कर लेना। टेलीग्राम में एक ऐप है और उसमें आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम में अपलोड कर लेना, उसमें हम भेज देंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग आते हैं रिलेशन को, अब हम लोग फाइनल करें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, जिसको आप लोग दूसरा टॉपिक था अपना लोग को, फंक्शन। ये फंक्शन, इसी को कुछ लोग मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग, फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज है, समझना। फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। वो स्पेशल टाइप क्या होता है कि तुम्हारे पास कि A और B दो सेट है और इसके ऊपर F एक मैपिंग लगता है, और इस F का कहना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है इसका इसमें क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। अगर इसमें एक ही एलिमेंट x है तो F लगा x पर, तो fx का वैल्यू क्या आ गया, y। तो y इक्वल्स टू fx हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x। इसी को हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x। हिंदी में लोग x का फलन पढ़ते थे, इसी पर पूरा कैलकुलस बेस्ड है फंक्शन ऑफ x। तो f क्या है, पूरा कहानी अब समय नहीं है उतना लिखने का क्योंकि टाइम वेस्ट तुम्हारा होगा। f एक नियम है, रूल है, जो क्या कहता है कि A के प्रत्येक सदस्य का B में यूनिक इमेज मिलना चाहिए, अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए।
इकलौता प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अगर सर ए का इमेज नहीं मिला तो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। अगर सर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज मिला तो भी फंक्शन नहीं होगा। सर आपकी बातों हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो। हम आपके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो कि किसको फंक्शन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। जैसे ए और बी मेरे पास और ये एफ है, ध्यान देना सब लोग एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मेरे पास यहाँ ए बी सी डी है, 1 2 3 4 5 है, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, डी का 4 है। इस घर को बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब हिंदी में, और इस घर को बोलते प्री इमेज, पी इमेज। ठीक है, हमको क्या देखना, एफ जिस पर लगा उसमें सारे लोगों का सिंगल सिंगल इमेज हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल हुआ है। एफ ए का वैल्यू है 1, एफ बी का वैल्यू है 2, एफ सी का वैल्यू है 3 और एफ डी का वैल्यू है 4। तो सारे को इमेज मिला। सर ये जो खाली रहा, ये देखो इधर से देखोगे तो इसको प्री इमेज मिलना चाहिए था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एफ जिस पर लगता है उसके हर एक सदस्य का इमेज एक और केवल एक इमेज चाहिए, ना तो वो खाली रह सकता है ना वो दो इमेज बना सकता है। क्लियर? तो दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। क्या है? दिस इज फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। आगे जाके इसका नाम देंगे हम लोग 1 इंटू फंक्शन। तो दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। क्लियर? सर फंक्शन ये कब नहीं होगा, जब इसी बात को उल्टा दो कि 1 2 3 4 5 और यही है ए बी सी डी, मैपिंग यही आपका ए से बी और इस पर लग रहा है एफ। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ये खाली रह गया। एफ किस पर इस बार लग रहा है, इस पर, इसके ये एलिमेंट को इमेज नहीं मिला तो ये फंक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको फंक्शन कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए रिलेशन। तब ये क्या है, ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर ऐसा भी होता, एक और एग्जांपल ले लो तब ज्यादा क्लियर होगा। अगर ऐसा होता जो आप लोग जनरली पढ़े भी हो, ए से बी, और जो फेमस है जिसमें हमको इमेज की जरूरत नहीं है, तो देख लो क्या हम लोग ले लें कि राम, कृष्ण, कृष्णा, शंकर, शंकर, और फिर विष्णु, सीता, राधा, मीरा, पार्वती, लक्ष्मी। क्लियर है? इमेज खोजना भी नहीं पड़ेगा, सबको पता है कि राम का इमेज सीता है, कृष्ण का इमेज राधा है, कृष्ण का इमेज मीरा भी है, शंकर पार्वती है, विष्णु लक्ष्मी है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं हो? सारे लोगों को तो इमेज मिला, यहाँ कृष्ण की वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कृष्ण को दो इमेज है। और तो मेरा मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि जो सेट ए में रहेगा जिस पर एफ लगेगा उसको सिंगल इमेज चाहिए, ना तो एक से कम चाहिए ना एक से ज्यादा चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए, सिंगल इमेज चाहिए। यहाँ कृष्ण को कितने इमेज है? 2। राधा भी कृष्ण का इमेज है और मीरा भी कृष्ण का इमेज है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब समझ में आ गया होगा कि फंक्शन किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। क्लियर? दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन के लिए सेट ए पर देखोगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट फुलफिल है कि नहीं है, कोई खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो भी फंक्शन नहीं होगा। कोई एक से ज्यादा इमेज तो नहीं रख रहा है, अगर एक से ज्यादा इमेज रख रहा है तो भी फंक्शन नहीं है। टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स के लिए हम लोग को उस पर क्या करना होगा, बी पर अब देखना होगा। ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए एक ही कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है उस पर हम लोग गौर करें कि फंक्शन का जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको हम एक जगह नोट कराते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा आपको कि फंक्शन का टाइप आपके पास अब है। इससे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है। फंक्शन का टाइप, फंक्शन का टाइप, ये 4 तरह के फंक्शन है। पहला का नाम है इनटू, इनटू फंक्शन। ठीक है, दूसरा का नाम है ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। तीसरा का नाम है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन।
और चौथा और आखिरी का नाम है मेनी वन फंक्शन। ये 4 तरह के फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन है, फंक्शन का जो टाइप होता है वो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन बी। बी के तरफ देखना, बी पर ही सारा गेम है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बी, बी अब देखना, इनटू फंक्शन का फॉर्मूला है कि एफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑन टू का मेरे पास फॉर्मूला है एफ ए इक्वल्स टू बी। वन वन फंक्शन का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू implies and implied by, कई बार पूछा ऑब्जेक्टिव सब में, x1 इक्वल्स टू x2। और फिर मेनी वन फंक्शन का फॉर्मूला है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies and implied by x1 नॉट इक्वल्स टू x2। तो ये तो आप पी ही जाओ तो ज्यादा फायदा रहेगा। अब क्या क्या है, कैसे याद रखना है, वो ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं। वो ट्रिक आपको हम सिखा रहे हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए सर जी, और कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो वो ट्रिक हम आपके लिए ला रहे हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या कहता है, इसमें कौन क्या कहता है? बेस्ड ऑन बी, यानी बी कहेगा, बी कहेगा कि मेरा घर खाली है। कौन? बी कहेगा कि मेरा घर खाली है, अंदर आओ। ऑन टू बी कहेगा कि मेरा घर क्या है? फुलफिल है, भरा हुआ है, बाहर जाओ। वन वन हम भी अकेले तुम भी अकेले। और मेनी वन एक अनार 100 बीमार। यानी ये 4 क्वाटेज से आप याद रख सकते हो कि इनटू मतलब बी का घर खाली है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैव नो प्री इमेज इन सेट ए। बी का कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं मिलना चाहिए। यानी बी खाली है, बी का कुछ एलिमेंट खाली है, वैकेंट है, जो अभी देखा आप लोग। ऑन टू कहता नहीं मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा घर में पहले से सीट फुल है, हाउसफुल चल रहा है। यानी बी का घर खाली होना इनटू भरा हुआ होना ऑन टू। अब कैसे भरा है, डबल भरा है कि सिंगल, इससे आपको मतलब नहीं है। आप खाली बी का घर देखो खाली है कि भरा हुआ, ये चेक करो। अगर खाली है तो इनटू कहोगे, भरा हुआ तो ऑन टू कहोगे। वन वन हम भी अकेले तुम भी अकेले, मतलब एरो जो लगेगा दोनों तरफ सिंगल सिंगल होगा, ना तो प्री इमेज डबल होगा ना इमेज, इमेज तो डबल हो ही नहीं सकता है, तो प्री इमेज कभी मोर देन वन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं वन वन, जिसका फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला तो आप याद कर ले ज्यादा अच्छा है। इनटू के लिए एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि बी में कम से कम एक एलिमेंट एफ ए से ज्यादा है। यस, एफ ए इक्वल्स टू बी यानी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। और फिर अगर इमेज बराबर हो तो प्री इमेज भी बराबर हो। इमेज बराबर होने से अगर प्री इमेज बराबर है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ओके। और मेनी वन फंक्शन कहना है कि इमेज बराबर हो, प्री इमेज बराबर नहीं हो। अभी तुरंत देखा था राधा और मीरा का एग्जांपल, कृष्ण का इमेज राधा भी है और कृष्ण का इमेज मीरा भी है। क्या राधा मीरा दोनों एक आदमी है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट। राधा जो है कृष्ण की बाल सखा है, मीरा कृष्ण की भक्त है, राजकुमारी है। दोनों के करेक्टर में आसमान धरती का अंतर है, तो दोनों इक्वल कहाँ हुआ? जबकि इमेज तो दोनों का सेम ही है। राधा का भी जो राधा का भी जो है मेन व्यू है कृष्ण को प्राप्त करना, मीरा को भी है कृष्ण को प्राप्त करना, दोनों का इमेज कृष्णा है। बट लेकिन क्या है कि राधा और मीरा इक्वल नहीं है, इसलिए दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। यानी कृष्ण का यहाँ जो है राधा और मीरा का दोनों का प्री इमेज कृष्णा है, कृष्णा का 2 इमेज यहाँ बन गया है, तो वो तो फंक्शन नहीं हुआ उससे वहाँ। लेकिन उसी चीज को अगर अलग से हम लोग कर दे, यानी उस फंक्शन को उल्टा दे, तो वो क्या हो जाता है कि फंक्शन हो जाता है, और उस केस में उसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने फंक्शन का 4 टाइप देखा, चारों पर हम एग्जांपल दे रहे हैं। इसको ऑन टू फंक्शन का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी ऑन टू को जाना जाता है। अब हिंदी में आच्छादित या अनाच्छादित क्या बोला जाता है देख लेना आप लोग। और वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, एक एक हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको इंजेक्टिव। नॉट लगा दो तो नॉट इंजेक्टिव मेनी वन, नॉट सरजेक्टिव इनटू। क्लियर? अब इस फंक्शन को मिक्स किया जाता है। ये चारों फंक्शन जो हम आपको बताए अभी, इस चारों को मिक्स करेंगे। काफी लंबा लेक्चर हो रहा है क्योंकि टॉपिक बड़ा है। मिक्स फंक्शन करेंगे और वो चारों फिर मिक्स होके फिर 4 फंक्शन तैयार करता है हमारा। वो 4 फंक्शन क्या क्या है देख लो। पहला का नाम है वन वन इंटू, दूसरा का नाम है वन वन ऑन टू, जो काम करेगा अपना लोग आगे जाके, वन ऑन टू। तीसरा का नाम है
मेनी वन इंटू और चौथा का नाम है मेनी वन ऑन टू। तो ये भी फिर 4 तरह का हो गया अपना लोग को मेनी वन ऑन टू। फार्मूला वही याद ही है तुम लोग को, दोनों को जोड़ दो। 1 का फार्मूला f of x1 इक्वल्स टू f of x2 implies and implied by x1 इक्वल्स टू x2 इनटू का फार्मूला इसमें ऐड कर दो तो fa इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। यस, फिर f of x1 equals to f of x2 implies and implied by x1 equals to x2 onto का फार्मूला ऐड कर दो तो fa equals to b। यानी जो ऊपर में पढ़े थे दो दो को ऐड करते चल रहे हैं। मेनी वन f of x1 equals to f of x2 implies and implied by x1 not equals to x2 और इनटू है तो fa is proper subset of b। और लास्ट में है मेनी वन ऑन टू f of x1 equals to f of x2 implies implied by x1 not equals to x2 and fa equals to b। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि सर आप इतना जो बता रहे हैं हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। तो हमको लगता है काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया तो अब ज़्यादा आज नहीं लेते हैं, यहीं हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और ले लेंगे जिसमें इसका एग्जाम्पल गॉफ फॉग, इनवर्स मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन को समेट लेंगे। तो 2 लेक्चर लगेगा इसमें। तो बच्चों चलो, कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या और फिर उसमें कुछ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लग रहा तो दोस्तों को शेयर भी करना। और इसी पर हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चन जो है एक लेक्चर और इस पर लगा देते, तब फिर हम प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।